अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 6 कैफ 5 का स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, लेक्चर 6 नहीं है? चलें जी, स्टपनी चल पड़ी है। उम्मीद है मेन टायर भी आज भाई ले आए हैं। डोंट टेल मी। खा लिया, शुक्र है। चलो गुजारा। ये कौन से नोट्स हैं? अच्छा, ये 38 ओपन करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम थे ना जी। मतलब 17 आपको मैंने लिखवा दिया था, दोबारा लिखा था आप लोगों ने घर पे। फिर हाँ, उसको और शॉर्ट करते जाएंगे। ज़रा शुरू में चीज़ें ज़्यादा लेंथी होती हैं, फिर शॉर्ट करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा जी क्राइटेरिया बताओ दैट शुड बी यूज वाइल रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये वो 6 क्राइटेरिया, ठीक है। टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है, इंटेंशन टू कंप्लीट है या नहीं है, एबिलिटी टू यूज़ और सेल है या नहीं है। तो उसके बाद हमने कहा था कि वो खुद बैठ के जजमेंट करे कि क्या वो किस तरह से वो कैश फ्लो जनरेट करेगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, और कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है या नहीं। तो ये चीज़ अपने अल्फाज में लिख देने, कोई मसला नहीं है। एज इट इज़ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी ये क्वेश्चन है, राइजिन इंटरनेशनल RI is planning to expand its line of products. The related information for the year 31 December 11 is as follows. In the 32 of IFRS, explain how each of above transactions should be accounted for in the financial statements of RI for the year। हाँ, 31 दिसंबर 11 ईयर एंड है हमारा, और बताइए जी कि क्या करना है। चलें शुरू तो करें ना, फिर हो सकता है मैं एंट्रीज कर दूं, फिर अंग्रेजी भी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। लिख के आए आप लोग अंग्रेजी? वेरी गुड। चलें फिर, अगर आप लिख के आए हैं, कितने बच्चे लिख के आए हैं इसकी अंग्रेजी? आपके लेक्चर्स पूरे नहीं हुए? कितने हो गए? मतलब आज भी नहीं किया आपने कोई लेक्चर, है ना? कल कोई लेक्चर किया था? नहीं किया। ऐसे नहीं होंगे, लिखवा लो मुझसे, ऐसे नहीं होंगे, करने पड़ेंगे, करने से होंगे। अच्छा जी, RI is planning to expand its line of product. Rated information for the year 31 दिसंबर 11 is as follows. रिसर्च, बस आज क्या ज़रूरत है, अब आ गई मेरी किताब, अब ये वापस कर दूँगी, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 11। अगेन उसने R&D इकट्ठी शुरू कर दी है, तो कोई मसला नहीं है, हमें को अलग करने की खास ज़रूरत भी नहीं है। R&D अगर इकट्ठी शुरू कर दी है तो इकट्ठी से ही, वैसे हो सकता है उसने अलग से बताई हुई हो फिगर्स, लेकिन फ़िलहाल तो ये लग रहा है इकट्ठी शुरू कर दी। अच्छा, ऑन 1 अक्टूबर 2011 द इंटेंजिबल इज कमर्शियली लॉन्च्ड का मतलब क्या है? मतलब डेवलपमेंट ही कंप्लीट हो गई, डेवलपमेंट ही, ये नहीं लिखा हुआ कमर्शियली वायबल हो गया। वो कमर्शियली वायबल का मतलब क्या होता था? क्राइटेरिया मीट हो गया, डेवलपमेंट को अब कैपिटलाइज करना शुरू कर दो। लेकिन वो क्राइटेरिया मीट नहीं करा, वो कह रहा है कमर्शियली लॉन्च ही हो गया है। मतलब जो हमने डिज़ाइन या फार्मूला या जो भी चीज़ बनाई थी वो कमर्शियली हमने लॉन्च कर दिया। पायलट प्लांट पे नहीं चीज़ें बन रही हैं, अब बड़े प्लांट पे बनाकर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करके कमर्शियली चीज़ों को लॉन्च कर दिया। तो इसका मतलब इंटेंजिबल तो कंप्लीट हो गया। अब बड़ी गड़बड़ कर गए यार ये तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहता है जी R&D स्टार्ट हुई है किस दिन जी? 1 जनवरी को। और खैर से डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। यकम अक्टूबर को। अब ये 11 महीने का अरसा है, क्या ख्याल है? इस 11 महीने के अरसे में पता नहीं किस वक्त डेवलपमेंट
कंप्लीट हुई होगी। सवाल ना डिफरेंट कर देता है कभी कभी ने, तब तबीयत उनकी डिफरेंट। जैसे इस सवाल में रिसर्च का अलग से खाना बना दिया, डेवलपमेंट का अलग से खा ले, देखते हैं। बहरहाल ये अरसा है, नहीं 11 नहीं है, 9 महीने, सॉरी 9 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, ये एक दो मुंह खुले देख के भी लगा मैंने कुछ गड़बड़ किया, तो देखा तो ये गड़बड़ हुई, एक दो मुंह खुले हो जाए, बोल नहीं रहे भी यार 11 नहीं बनते, 9 बनते, बता दो हैं। अच्छा, द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 साल। एस्टिमेटेड है कि प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ होगी 7 साल। डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड आर एज फॉलोज। अब उसने यहाँ पे आके कह दिया रिसर्च वर्क, तो सुकून हो गया, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुई, पता नहीं किस दिन रिसर्च थी और किस दिन से डेवलपमेंट शुरू हुई, तो उसने अलग से बता दिया रिसर्च पे ये खर्चा हुआ है, तो सुकून मारो, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे डेवलपमेंट वर्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना मसला होता है। मसला ये होता है कि डेवलपमेंट के बारे में ये नहीं बता रहा कि अच्छी वाली है या बुरी वाली है, तो क्या करें, अज्यूम क्या करें। हाँ, ये नहीं करना कि बुरी वाली अज्यूम करके एक्सपेंस में डालो और जान छिड़ाओ, नहीं। मैं ये सवाल के पर्चे के लिए बता रहा हूँ। अगर कभी खामोश हो डेवलपमेंट के बारे में, तो अज्यूम करना है कि ये डेवलपमेंट कौन सी वाली है। आपने लिख लिया होगा अभी तक, मुझे पता है, अपनी बुक्स पे आपने लिख लिया होगा अभी तक, रजिस्टर पे या बुक पे फ़ौरन लिख लेते हैं ऐसी बातें आप अपने पास उर्दू में ना। तो डेवलपमेंट वर्क के साथ, क्योंकि देखें ना आगे तो पॉइंट 2 शुरू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग राइट की बात कर रहा है, फिर उससे आगे को ब्रांड की बात कर रहा है, फिर उससे आगे को और नया प्रोडक्शन प्रोसेस आ गया, तो बात तो यहाँ ख़त्म हो रही है। तो आपने फ़ौरन स्टार लगाया डेवलपमेंट वर्क पे और अपने साथ यहीं साइड पे करके लिख लिया। अगर सवाल खामोश हो तो हम अज्यूम करते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छी डेवलपमेंट है तो फिर क्या है भाई, अच्छी डेवलपमेंट तो क्या हुआ, फिर बस जो खर्चा है ये कैपिटलाइज होगा। तो अच्छी डेवलपमेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है जी, ओके, सही है। तो फिर इसको क्या कर दें जी, कैपिटलाइज। ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ, ट्रेनिंग तो एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट की हुई है स्टैंडर्ड ने। ट्रेनिंग और एडवर्टीजमेंट को कहते हैं कैपिटलाइज ना किया करो। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन बिल्कुल कैपिटलाइज होगा, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन बिल्कुल कैपिटलाइज होगा। और टोटल कॉस्ट, इसको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ऐसी गपशप है ना, असल में तो उसने क्या कहा हुआ है, हमें अंग्रेज़ी में लिख कर बताओ, लेकिन मैं ज़रा आपके साथ चलो एंट्री भी कर दूंगा। मुझे बताओ 9 और इशारिया 8, ये दो ही हैं और तो कुछ नहीं है, तो ये 9.8 का इंटेंजिबल आपका बन गया, ठीक है जी। तो आपका इंटेंजिबल 9.8 की कॉस्ट पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और अगली बात, अब एक तो इसकी रिकॉर्डिंग के अंदर हम ये बात बताएंगे, इनिशियल इसको मैयर किस पे करना है, नंबर से कितने 11 नंबर है और 4 एडजस्टमेंट, तो तकरीबन 3 को नंबर का तो ये भी होगा, ठीक है। अगले का 2 2 4 2 6 भी कर लें, हाँ, तो 4 एक नंबर का ये, ठीक है। तो कोई एक 2 2 2.5 नंबर के होंगे, ये सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर ही लिखना था, ठीक है। अब एक तो हमने ये बताना होगा कि इंटेंजिबल को बना रहे हैं तो किस चीज़ को छोड़ा और क्यों छोड़ा, किस चीज़ को लिया और क्यों लिया। फिर एक बार हम इंटेंजिबल रिकॉर्ड करा देंगे, तो अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की बात मैंने कहा सिर्फ तब करना जब कोई जिक्र हो, वो देखेंगे जिक्र कौन सा हो सकता है, प्लस थोड़े नंबर ज़्यादा हो, वरना बस अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की डिस्कशन कर दिया करें। अब अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की डिस्कशन क्या होगी, यहाँ पे लाइफ गिवन थी 7 साल, तो डिवाइड कर देंगे इसको 9.8 जो कॉस्ट आई इसको डिवाइड किया 7 से। अब ये 1 अक्टूबर को कमर्शियली लॉन्च हुआ है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी आंसर आएगा उसको 3/12 कर देंगे। क्या आंसर है सर, पॉइंट, ठीक है जी। अब इसके बारे में हमने लिखना है, क्योंकि इस तरह से तो काम नहीं चलना। अब आपने लिखा होगा, किस किस ने लिखा है वैसे, गुड, चले मैं अज्यूम करता हूं कि जी मैं 4 नंबर के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब पहले जो इग्नोर किए उनके बारे में लिख लेते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। आपने साथ लिखना है या लिखा हुआ बस देखना है,
मैं तो ये मशवरा दूंगा कि देख लें, बस देख लें, बेहतर है, सुन लें, ठीक है। आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाएं इसके अंदर, खुद लिखने की तरफ जाना है अब आपने, ठीक है ना। ऐसा तो डिक्टेशन ही चलती रहेगी। अब मैं यूँ लिखूंगा जी, देखो ये ग्रीन जो है, इस ग्रीन को पता नहीं क्या हो गया, ये कौन से वाला ग्रीन आ गया हमारा, पैरेट ग्रीन ठीक रहता है, ये भी वही है, दूसरा गायब भी हो जाता है जो हाईलाइट किया होता है। अच्छा 4.5 रिसर्च है, इसको इग्नोर करना है क्योंकि रिसर्च एक्टिविटीज़ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है, ठीक है। और उसके बाद 0.5 के बारे में लिखेंगे कि ये प्रोहिबिट करता है AS38, इसको भी कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक हो गया। अब इसके बारे में हम यूँ लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे कि ₹4.5 million relating to research work is charged to profit and loss as an expense, full stop। ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखते जाया करें, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके लिखते जाया करें, ठीक है, ओके। 0.2, आप इसको लिखो, 0.8 के बारे में लिखते हैं कि IS38 नहीं सॉरी 0.8 नहीं 0.5 है, IS38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग of staff, therefore ₹0.5 million of training shall be charged to profit and loss as an expense, ठीक है जी, ओके। अच्छा उसके बाद अब आ गया हमारा इंटेंजिबल, ठीक है। अब इसके बारे में लिखना है कि इसको हमने कैपिटलाइज करना है। हाँ नहीं बेटा वो ठीक है, लेकिन 1 जनवरी को स्टार्ट हो गई थी डेवलपमेंट, अगर अज्यूम करें साथ साथ ही दोनों काम शुरू हो गए थे, रिसर्च भी और डेवलपमेंट भी, अगर ये अज्यूम करते हैं साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट दोनों चल रहे हैं, ठीक है, तो फिर किस वक्त क्राइटेरिया मीट हुआ था ये नहीं लिखा हो। तो अगर तो लिखा होता क्राइटेरिया बीच में किसी दिन मीट हुआ है तो फिर मैं कहता कि ये 9 मिलियन जो है ये 11 महीनों का खर्चा है और इसमें से 9 महीनों का खर्चा है, इसमें से इतने महीने बुरी डेवलपमेंट थी, तो फिर वो अलग अलग करते, समझ गए बात, ठीक है ना। अच्छा अब इस पॉइंट ये 9 और 0.8 के बारे में लिखना है हम, तो हम लिखेंगे कि द डेवलपमेंट वर्क एंड कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन शैल बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल, बल्कि यूँ अलग कि 9 के डेवलपमेंट वर्क, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि किस दिन ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है, इसलिए ये फिर खुद से ही हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम यूँ लिखेंगे कि द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज आर कैपिटलाइज इफ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया इज मेट, ठीक है जी। देयरफॉर ₹9 million shall be capitalized as an intangible and the cost of trial run is also added in cost of intangible, therefore an intangible of 9.8 million shall be recorded, full stop। उसके बाद अब इसकी amortization की बात करेंगे, ठीक है। as the useful life of this intangible is given as 7 years, therefore it shall be amortized over 7 years, ठीक है जी। and an amortization expense of 0.3 million ब्रैकेट में ये वर्किंग शो कर देंगे, shall be recorded in P&L as an expense। अब आपके जहन में आएगी कि हम वो बात क्यों नहीं लिख रहे शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, तो लीगल लाइफ का जिक्र नहीं है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर लीगल लाइफ का जिक्र होता और एक्सटेंशन वाला काम ना होता तो फिर लीगल लाइफ वाली बात कर देते लेकिन एक्सटेंशन की बात ना करते। किसी सवाल में एक्सटेंशन वाली बात आ जाए तो फिर उसका जिक्र भी करना पड़ता है, जैसे डेटा होगा वैसे करते जाएंगे, वरना खाम खा ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बातों को, ठीक है जी। कौन से रिमेनिंग मंथ्स? तो मैंने क्या कहा कि द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 0.3 मिलियन ब्रैकेट में ये वर्किंग करेंगे, तो ये ब्रैकेट वर्किंग आगे तो 3/12 का जिक्र हो नहीं गया, ऐसे ही करेंगे ना। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया आपने? 0.35, तो मैंने ये अल्फाज बोले थे ना, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 0.35 मिलियन ब्रैकेट में ये वर्किंग शो करो शैल बी चार्ज टू P&L। जब वर्किंग आ गई तो उसके अंदर आपने देख ली ये लाइफ भी यूज़ हो गई और ये 3/12, ठीक है। तो 7 ईयर्स का जिक्र आपको बुरा लग रहा है तो आप सिर्फ यूँ लिख देना, ठीक है।
एक बार जब आपने क्या दिया ना कि कैपिटलाइज हो जाएगा 9.8, उसके बाद अब अगली बात करो कि दिस इंटेंजिबल शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ, मत लिखो 7 ईयर, एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.35 मिलियन, ब्रैकेट में ये वर्किंग करो दोनों बीच में आगे, शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेरे ख्याल में काफ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट पे है, a right to manufacture a well-established product under a patent for a period of 5 years was purchased on यकम मार्च 11 for, अब हमने ये पेटेंट खरीदा है, ठीक है ना, 17 मिलियन का। द पेटेंट हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. RI has option to renew the patent for a further period of 5 years for a sum of 12 million. लो जी, अब बताओ, पहली बात ये परचेज्ड इंटेंजिबल है, 17 मिलियन पे इसको क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। क्या करेंगे इसको? कैपिटलाइज। अच्छा, अगली बात, इसको अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। अब हमें उसने क्या दिया हुआ है? एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी हुई है, ठीक है, तो यूजफुल लाइफ गिवन है, ओके, 10 साल, और उसके पास ऑप्शन है कि वो फर्दर इसको 5 साल के लिए 12 मिलियन के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। तो बेसिकली ना जी, ये 5 साल के लिए हमने लिया है, ठीक है, लीगल लाइफ कितनी है इसकी? लीगल लाइफ क्या है इसकी? ओरिजिनल कितनी है? 5 साल, प्लस इसके अंदर 5 ऐड करें या ना करें? आंसर इज 0, क्योंकि मिनिमल नहीं है। एक तरफ 17 है और दूसरी तरफ रिन्यूअल कॉस्ट 12। आज मैं इसके सवाल भी 2 करवाने हैं, ठीक है, एक में मिनिमल नहीं होगा और एक में मिनिमल होगा। जनरल एंट्रीज करके वो वक्त भी लेकर आएंगे जिस वक्त वो रिन्यूअल हो रहा होता है। 2 सवाल हैं हमारे, 7 और 7A आई थिंक, ठीक है, अभी करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल 5 years ये जो है यूज़ होंगे। 17 मिलियन को आप, मतलब मैं अगर इसकी एंट्री कर दूँ ना, अगर इसकी एंट्री करूँ तो एंट्री क्या बनेगी? नंबर 2 पॉइंट चल रहा है ना, 2, मैं कहूँगा जी इनटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये मैं 17 मिलियन से इसको रिकॉर्ड कर लूँगा। फिर जब अमोर्टाइजेशन की बात आएगी तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जब क्रेडिट करनी होगी तो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि हम लेंगे यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ कितनी है जी? 12 है ना, और बोलो, और लीगल लाइफ कितनी है? 5, प्लस रिन्यूअल ऑप्शन है लेकिन मिनिमल नहीं है। अच्छा, एक आधा सवाल ऐसा भी आएगा, पहले से ही तैयार कर दूं आपको, रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल नहीं है, लेकिन यहाँ आगे लाइन डाल दे कि इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट RI विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। एक्सटेंड कराएंगे, वो कह रहा है कि RI एक्सटेंड कराएगा, फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ये नहीं कहता आपकी इंटेंशन। यहाँ पर IFRS 16 में कुछ और स्टैंडर्ड कहेगा, वहाँ पे इंटेंशन लेसी की मानेगा। फिलहाल तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? भाईजान आपके इरादों की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली आपको कह दिया ना मिनिमल है तो ऐड करो। अच्छा, मिनिमल है तो ऐड लाजमी करना है, चाहे वो यूँ लिख दे कि जी वो कहता है मैंने कोई नहीं कराना, फिर भी ऐड करेंगे। यानी स्पेसिफिकली बात माननी है हमने अपने स्टैंडर्ड की, ठीक है, इस पे पक्का रहना है आप, ओके, ठीक है। चलो, तो RI किधर गया, सॉरी जी, अमोर्टाइजेशन निकालनी है तो शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ, और तो यहाँ पे हमने लिखना होता है फिर शॉर्टर किस लिए जी? फॉर अमोर्टाइजेशन, यही सिखाया था ना कल आपको। तो शॉर्टर क्या है जी? इनमें से 5, ठीक है, तो ये 5 आप यूज़ करेंगे और 17 डिवाइडेड बाय 5, ये एंट्रीज नहीं करनी है आपने। कब खरीदा है जी? ये यकम मार्च को, तो 10/12 जी, आंसर 2.83। अब इसके 2-3 नंबरों के लिए कहानी लिख देनी है आपने, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? बल्कि आपने लिखा हुआ है ना, चले जी,
तो आप यूँ लिखेंगे कि जी राइट टू मैन्युफैक्चर, या यूँ कह दें कि द पेटेंट अंडर अ पेटेंट, मैन्युफैक्चरिंग राइट है बेसिकली ये, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग राइट एक्वायर्ड फॉर 17 मिलियन शैल बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है जी। आगे वो कहता है इट शैल बी, उन्होंने तो 10 साल दिया ना, उन्होंने कहा जी 5 साल के लिए लिया है और 10 साल रिमेनिंग लाइफ अभी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमने 12 यूज़ नहीं हुआ, लेकिन 12 तो ना लिखवाओ, अभी 10 ही लिखवाओ। मैंने बोला 12, आपने कहा ठीक है, मैंने भी लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या कहा जी कि हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है इंटेंजिबल को, ठीक है जी, 17 मिलियन पे, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है अब, अमोर्टाइज। तो हम यूँ लिखेंगे द परचेज्ड मैन्युफैक्चरिंग राइट शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एट एन अमाउंट ऑफ ₹17 मिलियन, फुल स्टॉप। उसके बाद अगली बात लिखेंगे इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज 10 years, और लीगल लाइफ दैट इज 5 years, फुल स्टॉप, ठीक है। या यूं भी कर सकते हैं आप, ये यूं कर देंगे आप, ये बेहतर तरीका है, मैंने कहा दोनों तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। आप यूं लिखेंगे इट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर, बल्कि यूं भी कर सकते, इससे भी आगे चले जाएं, आप यूं कह देंगे एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2.83 शैल बी रिकॉर्डेड इन P&L विच इज कैलकुलेटेड एज अंडर, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप मॉडर्न एक्सपेंस की ये वर्किंग कर देंगे, ठीक है। और ये 5 ले जो लिया है इसके साथ छोटा सा वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे कि जी इस तरह से 5 लिया, ठीक है। ओके, काफ़ी है इतने 2-2.5 नंबरों के लिए ये सारी बात, क्योंकि उसमें असल में वो यही बात करवाना चाह रहा था। उसने इंटेंजिबल को बहुत सादा रखा, सिंपल 17 मिलियन का ऐड हो गया। असल में तो वो ये देखना चाहता था कि आपको शॉर्टर वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं आता। फिर शॉर्टर वाले कॉन्सेप्ट में जो लीगल लाइफ आप यूज़ करते हैं, वो लीगल लाइफ में आपको एक्सटेंशन वाला ऑप्शन आता है या नहीं आता। तो ये उसकी बात जो सारी करवाई है, ठीक है। जी चलें आगे। नेक्स्ट नंबर 3, RI हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड, एक्वायर्ड अ ब्रांड, पागला की तरह है ना कहना, ये तो कैपिटलाइज नहीं होना, वो इंटरनली जनरेटेड कैपिटलाइज नहीं होता। परचेज्ड ब्रांड है तो याद है नीचे लिखा था हमने कि अगर ये 500 परचेज्ड बन जाएंगे तो कैपिटलाइज करेंगे। तो RI हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड एट कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन, द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 2011, लाइफ ऑफ ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 years, करंटली देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड। ये जो लाइन है ना जी, याद रखिएगा, ये लाइन वो कहता है कोई एक्टिव मार्केट नहीं है इस ब्रांड की। तो अगर इस लाइन से आप कंस्ट्रू करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो हमने जो खर्चा कर लिया है उसका फ्यूचर में हमें सही फ़ायदा ही ना मिले। तो कोई नहीं, नुकसान हो तो नहीं गया, पर इम्पेयरमेंट टेस्ट से तो गुजार सकते हैं। तो ये बात आप लिख लिया करिए, अगर ऐसा कोई मामला है तो। नहीं मिस हो जाए, खैर कोई बात नहीं, बहरहाल ये एक बात बीच में आ गई। अच्छा, हाउएवर RI इज़ प्लानिंग टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन इन फरवरी 12। तो भाई मार्केटिंग कैंपेन फरवरी में करेंगे, तब की तब देखी जाएगी, पता नहीं उससे भी बंदे आते हैं या नहीं आते हैं। आप इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लीजिएगा बेशक, ठीक है। तो द एक्वायर्ड ब्रांड शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एट एन अमाउंट ऑफ ₹2 मिलियन, ये मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में। एक्वायर्ड इंटेंजिबल है इसलिए रिकॉर्ड करेंगे एज एन इंटेंजिबल एट ₹2 मिलियन। आगे कहता है एंड इट शैल बी अगली बात ये लिख दिया करें, फिनिट या इनफिनिट वाली इनडेफिनिट वाली बात लिख दिया करें, ठीक है ना। अब कैपिटलाइज तो हो गया, वो 2 मिलियन की कॉस्ट आपने कहा इस पर कैपिटलाइज कर दे। अब चूंकि इसकी लाइफ इनडेफिनिट नहीं है, बल्कि उसने क्या कहा है 10 साल इसकी लाइफ है, तो इसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ। अच्छा ये लिख लिया करो ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल और यूजफुल लाइफ, फिर ठीक है, जरा थोड़ा रोप पड़ जाए। लेकिन अगली बात जो है वो आपने कर देनी है कि क्योंकि एक्टिव मार्केट नहीं है इसलिए अप्रोप्रिएट है कि आप अपने एसेट को इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। तो अब मैं ये लिख रहा था इसका सोल्यूशन कि द एक्वायर्ड ब्रांड शैल बी रिकॉर्डेड एट ₹2 मिलियन, ठीक है जी, शैल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल एट ₹2 मिलियन। नेक्स्ट, और आगे आगे क्या कहता है जी, एज द इंटेंजिबल एज द ब्रांड हैज़ एन
brand has a definite life of 10 years, therefore it shall be amortized over its useful life. या यूँ कह सकते हैं it shall be amortized over shorter of useful life or legal life, which in this case is only 10 years. Therefore it shall be amortized over 10 years. However, as there is no active market for the brand, RI shall test its brand for impairment by comparing its book value with recoverable amount. ठीक है, enough. अच्छा, अमोर्टाइजेशन कितनी निकलेगी? ये तो अब 2 एंट्रीज इसकी भी बन गई ना, देखें इसकी भी 2 एंट्रीज बनेगी. पहली एंट्री इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट 2 मिलियन, ये पहली एंट्री होगी. दूसरी एंट्री अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट. ठीक है जी. अब 2/10 इंटू 6 या 7 नहीं, द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून. तो जून में आ गया तो मेगा में तो 7/12 नहीं बनता. तो जून नहीं, कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून, तो मतलब जून, तो जून आ गया ना. तो जून से दिसंबर 7 महीने तो बनते हैं. और जून को ऐड करके जून को गिनती करो, गिनती उंगलियों पे कर लो. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. खुदा का खौफ करें, जुलाई से दिसंबर 6 महीने होते हैं. जी करना है. वैसे भी सवाल खामोश हो तो हम जो है वो स्टार्ट पे अज्यूम क्यों, एंड पे क्यों करें अज्यूम? क्यों? वो कह रहा है इन द मंथ ऑफ जून और आप कह रहे हैं एंड पे ले जाए. जून के महीने तो स्टार्ट से अज्यूम करेंगे, सिंपल. ठीक है. तो करंटली देयर इज नो सॉरी, RL एक्वायर्ड अ ब्रांड, द कॉस्ट वाज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून, सिंपल. तो जून का महीना लेंगे. वैसे भी आपको पता है, ये उसूल बचपन से आपने सीखा हुआ है कि जिस महीने में कोई भी एसेट आया करता है, मंथली बेस डेप्शन या अमोर्टाइजेशन क्या है, उस महीने को पूरा लेना. ठीक है. तो जब तक कि 30 जून ना लिख दे, मैं खुद से जून स्किप नहीं कर सकता. वो कह रहा है इन जून, तो मैं जून सारा ले लूँगा. ये अज्यूम करूँगा कि 10, 15, 20 किसी वक्त आ गया होगा, और हम पहले महीने में तो वैसे ही सारा जून लेंगे. मंथ ऑफ एडिशन पूरा ले लेते हैं और मंथ ऑफ डिस्पोजल पूरा नहीं लेते, खामोशी के इसमें. ठीक है. ओके. तो ये 7/12 कितना जी? तो हम लिखेंगे जी कि एन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 0.12 शेल बी रिकॉर्डेड इन P&L एज एन एक्सपेंस विच इज रिकॉर्डेड एज अंडर, और ये वर्किंग उसको शो करके दिखा देंगे. ठीक है. ओके. आखिर में आता है जी 0.4. इन सितंबर 2010 RI डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस. कोई मसला नहीं, इंटरनली डेवलप्ड है. ठीक है. पर कोई 5 में तो है नहीं, इसलिए इसको इंटेंजिबल बनाएंगे. ठीक है. तो डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैपिटलाइज इट एज इंटेंजिबल एसेट एट 7. कहते हैं जी 2010 से पिछले साल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक इंटेंजिबल बनाया था और उसको कैपिटलाइज भी किया था. ठीक है जी. द न्यू प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इनडेफिनेट लाइफ. ओहो, ये तो मसला हो गया. उसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनेट. मतलब मोर्टाइज नहीं होगा, लेकिन इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजरेगा. ड्यूरिंग 11 RI इनकर्ड फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 3 मिलियन. भाई आप एक एसेट तैयार कर लो, बाद में सब्सिक्वेंटली उस पर एक्सपेंस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना. आपने IAS 16 में भी पढ़ा था, कर सकते हो. अब वो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंस होता था, अगर तो वो रिपेयर मेंटेनेंस नेचर की चीज़ है तो एक्सपेंस आउट करते थे, और अगर वो कोई अपग्रेड टाइप चीज़ है जिससे लाइफ प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट वगैरह बढ़ जाता है आपके एसेट का, तो उसको कैपिटलाइज करके बाकी एसेट की रिमेनिंग लाइफ पे उसको भी साथ ही डेप्सिट कर लेते. अब ये जो अपग्रेड किया है 3 मिलियन, अपग्रेड पता नहीं है कि नहीं है, एक्सपेंस किया है 3 मिलियन का, अगर तो ये रेवेन्यू नेचर का हुआ, ये अपग्रेड ना हुआ, इससे आपके एसेट की लाइफ प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी वगैरह बढ़ ना रही हुई, तो ये क्या कर देंगे? एक्सपेंस आउट, नहीं तो कैपिटलाइज. ठीक है. अब आगे पढ़ते हैं. वो कहता है ड्यूरिंग 11 RI incurred further development expense of 3 million on the new process which meets recording criteria for capitalizing the intangible. इसका मतलब ये 3 मिलियन क्या हो जाएगा? तो भाई जो पिछले साल में 7 मिलियन रिकॉर्डेड था वो तो रिकॉर्डेड था. ठीक है. लेकिन जो 3 मिलियन इस साल आया है वो हम क्या कर देंगे, हम चूंकि रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वो मीट कर रहा है, इसलिए हम उसको भी कैरिंग अमाउंट में, इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे. अब ये तो 10 से पहुंच गया, लेकिन लाइफ तो है नहीं, इसलिए इम्पेयरमेंट तो वो अमोर्टाइजेशन तो नहीं कर सकते, इसलिए
इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से लाजमी गुजारना। अच्छा, अब इम्पेयरमेंट के लिए बुक वैल्यू चाहिए होती है जो कि 10 मेरे पास मौजूद है, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, इसलिए इम्पेयरमेंट लॉस तो नहीं निकाल सकता, चेक नहीं कर सकता, लेकिन आप अंग्रेजी में लिख तो देंगे ना ये बात, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा कि कहाँ से शुरू करूँ, जे जो यहाँ पे लिख रहा है जी, द फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 3 मिलियन, एज द फर्दर डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ 3 मिलियन meets the recording criteria for capitalization of intangible, it shall be added to the carrying amount of existing carrying amount of production process which stood at 7 million। ठीक है, फुल स्टॉप को आगे लिखें, as the useful life is indefinite, therefore this production process, this intangible shall not be amortized, it shall be tested for impairment annually by comparing book value with recoverable amount। ठीक है, अब 11 नंबर का सवाल है, कितना को लिखेंगे, बस ऐसे 2-2 4 लाइन लिखते चले जाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये तो नहीं होमवर्क में दे दिया था कहीं? अच्छा, चलो, अच्छा सवाल है, एक ये सवाल कर लें, उसके बाद वो 7 और 7A करने हैं। दिल तो था आज वेबसाइट कॉस्ट की नीयत भी करके आया हूँ कि वेबसाइट कॉस्ट पढ़ा दूंगा और होमवर्क शोमवर्क आपको दे दूंगा, एक आधा सवाल आप टकरे टुकरे मार के आ जाएंगे, कल फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 जितने हो सकेंगे सवाल करते चले जाएंगे। ठीक है, आप देख लें, इसको रेगुलरली आता है और अच्छे खासे नंबरों का आता है। आसान है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आएगा नहीं, या पहले करवा दिया जी इसलिए नहीं, हमेशा ही पहले करवाया जाता है। आसान है तो अच्छी बात है ना, ये पास कराने वाला टॉपिक होता है। ठीक है, ये पास करवाया करता है बच्चों को आगे। अच्छा, अभी तक तो ऐसा ही है, लेकिन क्या बता आपके टाइम के अंदर कैसा आएगा। OL commenced रिसर्च वर्क, एक ना इससे पहले एक थोड़ी सी एग्जांपल जरा करते हैं। ये एग्जांपल FAR 1 में भी आपको इसातज़ा कराया करते होंगे। ठीक है, कोई बईद अज़ कयास नहीं है, ये तो इंटेंजिबल है ना, मैं पहले टेंजिबल से समझाता हूँ। बल्कि जो बच्चे FAR 1 वाले मेरे पास बैठे हुए हैं या FAR 1 वाले सुन रहे हैं, उनको तो कोशिश करूँगा एग्जांपल भी वही रिपीट मिले ना, थोड़ी सी फिगर्स बदल सकती हैं लेकिन एग्जांपल कोशिश करूँगा वही हो। एक एग्जांपल है, एग्जांपल में पहला पॉइंट है जी, कॉलेज कंस्ट्रक्टेड अ कैंटीन। याद आया कुछ? कैंटीन बनेगी, कॉलेज वाले कैंटीन बनाएंगे और जो बाहर पड़ा हुआ जनरेटर है क्लासेस के लिए जो रखा गया है, वो जनरेटर आपकी छुट्टियों में भी चलता रहेगा। कैंटीन की कंस्ट्रक्शन, आपकी छुट्टियां होती हैं साल में 2 दफ़ा, तो समझे पूरा साल कैंटीन बनती रही और पूरा साल वो जनरेटर तो चलता ही रहा, लेकिन जो 2 महीने नहीं बल्कि 2 महीने पूरा साल जनरेटर चले, काम चले, आप डिस्टर्ब होते हैं ना, तो सिर्फ छुट्टियों में ही हम ना कैंटीन पे काम करते हैं। ठीक है, तो एक छुट्टियों के अंदर कैंटीन का ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, फिर बस काम रोक दिया, सेशन शुरू हो गया, सेशन भी जल्दी शुरू हो गया ज़रा। ठीक है, अगली बार इन्होंने सोचा कि अब जब दोबारा छुट्टियाँ होंगी, फिर दोबारा छुट्टियाँ हुई तो इन्होंने 1 महीना फिर कैंटीन पे लगा के कैंटीन को कंप्लीट कर दिया। अब पूरे 12 महीने जनरेटर चलता रहा। लेट्स से जनरेटर जो है वही है, बस बिजली बापडा की है ही नहीं, तो पूरा साल जनरेटर चलता रहा, तो जनरेटर जो है वो ओल्ड था, फ्यूल तो उस पर लग ही रहा था, उसकी डेप्रीसिएशन भी तो होती रही ना, तो पूरे साल की डेप्रीसिएशन जो है वो PNL में नहीं जा सकती, वो PNL में नहीं जा सकती। उसमें से 2 महीने, ये फरवरी मार्च में जो 1 महीना चला और एक अगस्त सितंबर में जो 1 महीना चला, ये 2 महीने के लिए जनरेटर इस्तेमाल हुआ है किसी और फिक्स्ड एसेट की कंस्ट्रक्शन में, कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में। तो जैसे कैंटीन की कॉस्ट में मटेरियल, लेबर और जो है वो ओवरहेड्स बाकी ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कैंटीन की कॉस्ट में जनरेटर की 2 महीने की डेप्रिसिएशन ऐड की जाएगी। ठीक है, कॉस्ट में ऐड होगी। ठीक है, इसको कहा जाता है कि अगर एक एसेट दूसरे एसेट के बनने में इस्तेमाल हो जाए। अब जैसे मैंने आपको कल परसों बताया था कि एक्सचेंज में
जब नहीं पढ़ा हुआ था इंटेंजिबल तो ये बात वहाँ FR1 में नहीं की जाती, FR2 में करवाई जाती है कि जैसे मैंने कहा था एक्सचेंज के अंदर टेंजिबल दे के टेंजिबल लें, टेंजिबल दे के इंटेंजिबल लें, इंटेंजिबल दे के टेंजिबल लें, जो मर्जी सिचुएशन सोच लें आप, जो मर्जी सिचुएशन सोच लें आप, एक्सचेंज ही है वो भी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपका टेंजिबल एसेट बनना था पीपी कैंटीन, टेंजिबल उसमें यूज हुआ जनरेटर, तो जनरेटर की डेप्रिसिएशन कैंटीन की कॉस्ट में ऐड, ठीक है। आपका कोई टेंजिबल एसेट है, मिसाल के तौर पे कैंटीन बननी थी, लेकिन उस कैंटीन के एंगल सीधे करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो गया, अब वो इंटेंजिबल था, उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई इंटेंजिबल इस्तेमाल हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया ना, तो अब उस इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन कैंटीन की कॉस्ट में ऐड होगी, ठीक है। कोई टेंजिबल आपके इंटेंजिबल के बनने में इस्तेमाल हो जाए, मसलन इक्विपमेंट, लेबॉर्ट्री के अंदर बैठे आपके साइंसदान ऐसे से करके वो जो वैक्सीन बना रहे थे, तो जो इक्विपमेंट है क्या वो इंटेंजिबल है? क्या वो नज़र नहीं आता? क्या इक्विपमेंट, उनको लैब इक्विपमेंट नज़र नहीं आ रहा? क्या उसको टच नहीं कर पा रहे? क्या उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है, इसलिए वो पीपीई है। वो क्या है? पायलट प्लांट तो है नहीं कि इसी वैक्सीन के लिए हमने बनाया और फिर फेंक देना है। हमारा इक्विपमेंट है, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, एक नहीं कई प्रोजेक्ट्स में चलना है उसने। तो फिलहाल ये इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है हमारे पे, तो इस इक्विपमेंट, ये तो पीपीई है, इसकी डेप्रीसिएशन क्या पीएनएल में जाएगी या इंटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होगी? हाँ, लेकिन इंटेंजिबल का जरा ध्यान ये रखना पड़ता है कि इंटेंजिबल अगर खुद बना रहे हो ना, तो इंटेंजिबल की फेजेस हैं। जैसे रिसर्च फेज में अगर इक्विपमेंट यूज हो भी रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में, क्योंकि रिसर्च खुद सारा कुछ एक्सपेंस में जा रहा होता है। डेवलपमेंट शुरू हो गई लेकिन अभी क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो डेवलपमेंट भी पीएनएल में जा रही है एज एन एक्सपेंस, तो उस इक्विपमेंट की डेप्शन भी उस अरसे की कहाँ जाएगी? पीएनएल। और अगर क्राइटेरिया मीट हो गया है और कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो गई हैं, तो उतने अरसे की, जितने अरसे में कॉस्ट इंटेंजिबल में ऐड हो रही हैं, उतने अरसे की डेप्शन भी क्या हो जाएगी? इंटेंजिबल में ऐड, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था। कॉलेज कंस्ट्रक्टेड अ कैंटीन, जनरेटर वॉज यूज फॉर 2 months फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल थी ना हमारी। तो जनरेटर वॉज यूज फॉर generator was used for 2 months in canteen construction अब मुझे कॉस्ट और लाइफ बता दो कैंटीन की, जनरेटर की, सॉरी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ जनरेटर, कैंटीन की तो निकालने चले हैं ना अभी, जिसके अंदर और चीज़ों के साथ ये भी ऐड हो रही। कॉस्ट ऑफ जनरेटर कितनी जी हैं? बता दो। इस 25,000 में होगा, ठीक है ना, 2500, एंड यूजफुल लाइफ इज 3 years। अब सोल्यूशन चेक करिएगा जी। सोल्यूशन मैं आपसे कहता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट पहले देख लें। रिक्वायरमेंट है जी, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट, पास जर्नल एंट्री, जो भी है मैं कर रहा हूँ, सब कुछ ही करना है। अब क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या डालूँ, ठीक है, तो सोल्यूशन ही करते हैं। मैं कह रहा हूँ जी डेप्शन कैलकुलेट करें और उसकी जर्नल एंट्री करें, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन कितनी बनती है ज़रा बताओ सोचकर। 2500 एसिड की कॉस्ट है और 3 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, 2400 कर दो जी। कितनी आती है जी डेप्रीसिएशन? 800 रुपये डेप्शन आती है जी, ठीक है। 1 साल की डेप्शन कितनी आती है? 800। अब पुराने ज़माने की बात है, आप किया करते थे एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन तो कितनी आ गई जी क्रेडिट साइड पर? 2400 बटा 3, 800। यानी क्रेडिट तो एसिड को हो जाना है, एसिड की वैल्यू में कमी तो हो गई, कितने से जी? 800 से। लेकिन इसका डेबिट क्या सारा का सारा आज पीएनएल में एज एन एक्सपेंस डाल दूं? नहीं। आज मसला क्या हो गया है, आज हमारा ये जनरेटर
कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल हुआ है। तो हमने कहा जी ये जो 800 है ना पूरे साल की डेप्शन है, इसमें से 2 महीनों की कहाँ ले जाओ, पीपीई में। कहाँ ले जाओ, मैं पीपीई बोल रहा हूँ क्योंकि कैंटीन बन रही थी। टॉपिक इंटेंजिबल का चल रहा था लेकिन समझाने गया ज़रा टेंजिबल से जो आपको याद थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो 800 रुपये की जो डेप्शन है इसमें 2/12 जो डेप्शन है वो पीएनएल में नहीं जा सकती, वो तो कितनी बनती है, हाँ 133। तो बाकी की बैलेंसिंग निकाल लें या इसको आप कर लें 10/12, जो भी करें, आंसर बताएं। 667 कर लेना फिर ताकि बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये जनाब आपकी जनरल एंट्री आ गई। तो सिखाना सिर्फ ये था कि अगर आपका जनरेटर आपके पीपीई के बनने में इस्तेमाल हो गया है तो जितना अरसा वो पीपीई के लिए इस्तेमाल हुआ है उतने अरसे की डेप्रिसिएशन उस पीपीई की कॉस्ट में ऐड करें जनरेटर की, ना कि पीएनएल में। ओके, समझ आती है बात। अच्छा जी, आए हम अपना सवाल करने लगे थे, असल में बस बात और तरफ निकल गई। मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी सख्त माजरत चाहता हूँ। ये तो हमारा वाइट मार्कर था। हाँ जी, ओके जी। ओपल लिमिटेड जाग रहे हैं? कौन कौन नहीं जाग रहा, हाथ खड़ा करें। ज़हनी तौर पे ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, ट्रक ड्राइवर, वो बेचारों का एक्सीडेंट होता है ना तो वो कहते हैं कि आंखें खोल के ही बैठे होते हैं, दिमाग सो गया होता है उनका, बेचारों आंखें खुली होती हैं, दिमाग सो गया। कौन कौन ऐसे बैठा आज क्लास में? एक तो सोटी नीचे वाली क्लास में रह जाती है। गाफलत की नींद सो पर एडा जोर दे के बोलता है ना, तशद्दुद के साथ बोलता है। मतलब ये उर्दू वाला तशद्दुद नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तजवीद वाला तशद्दुद कह रहा हूँ। अच्छा जी, OL कमेंस रिसर्च वर्क ऑन न्यू प्रोडक्ट यकम जुलाई 13, ईयर एंड है हमारा 30 जून। तो यकम जुलाई 13 पर हमारा रिसर्च का काम स्टार्ट हो गया। रिसर्च स्टार्टेड यकम जुलाई, ना 13 ना मेरा, तो यकम जुलाई 13 पर रिसर्च स्टार्टेड, ठीक है जी। आगे कहता है एंड एंटर्ड द डेवलपमेंट फेज ऑन, चलो जी सुकून मारो, क्या कहता है जी, डेवलपमेंट फेज में कब दाखिल हो गया, यकम जुलाई 14। इसका मतलब पिछला पूरा साल क्या चलता रहा, रिसर्च, ठीक है जी। उसके बाद यार कर ले भाई, लिख ले यार, तेरी मेहरबानी। उसके बाद जनाब ये अगला साल आता है जी, और ये ख़त्म होगा हमारा अगला साल 30 जून 2000, क्योंकि इससे आगे जाना नहीं है 30 जून 15 तक, ये रिक्वायरमेंट भी यही है 15 का साल, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जा रहा। तो रिसर्च यकम जुलाई को स्टार्ट हुई और डेवलपमेंट फेज में दाखिल होगी यकम जुलाई को ही, लेकिन बस साल बदल गया आगे। तो पहला वाला तो सारा साल क्या होगा, येलो या ग्रीन, याद करो। रिसर्च को हम येलो कलर देते थे, बुरी डेवलपमेंट को रेड देते थे और अच्छी वाली को ग्रीन, ठीक है ना, याद है, हरा हरा। जितने भी खर्चे इस लाइन के ऊपर होंगे येलो लाइन पर, वो सारे क्या होंगे, एक्सपेंस, ठीक है। अब यकम जुलाई से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। और इन दिस रिस्पेक्ट इसके अदब में फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है उसके अदब में फॉलोइंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अच्छा, इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिट, ये बाद में देखते हैं यार प्लीज एक मिनट। एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, ये छोड़ो उन्होंने क्या किए तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम तो अपना अकाउंटिंग लगाएं ज़रा जी। अब ये खर्चे हुए हैं, ठीक है। ये बीच वाली लाइन पढ़ लो ज़रा एक दफ़ा, क्योंकि अभी डेवलपमेंट तो स्टार्ट हो रही है यकम जुलाई 14 से, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है कि अच्छी वाली है या बुरी वाली है, ठीक है।
criteria for recording internally generated intangible have been met. भाई कब से met? यकम जुलाई 13 से met, तब तो रिसर्च थी। यकम जुलाई 14 से met, यस वही आ गया केस, खामोश है। तो कौन सी डेवलपमेंट शुरू हो गई? आज तो कह रहा है ना क्राइटेरिया मीट हो गया, तो नहीं बताया तो कहाँ से मीट हुआ? स्टार्ट से मीट हुआ होगा, लेकिन मैं तो यहाँ तक कह दिया था कि ना बताए, कोई जिक्र ना करे। डेवलपमेंट जब स्टार्ट हो रही है तो उसको क्या ज्यूम करो? अच्छी वाली डेवलपमेंट। इसका मतलब ये ग्रीन लाइन तो शुरू हो गई, लेकिन अगली मुसीबत भी होती है ना, देखना पड़ता है कि कब तक काम चला। ठीक है, तो ग्रीन लाइन तो शुरू हो जाएगी यहाँ से, लेकिन जब इंटेंजिबल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कैपिटलाइजेशन को रोकना है ना। ठीक है, अब वो कहता है द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम, जी हाँ मोहतरम सामीने कराम तवज्जो फरमाएं, ये हमारा क्या है जी? यकम जनवरी 15। ठीक है, ये वो दिन है जिस दिन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो भाई कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हो गई? हमने रिसर्च के बाद डेवलपमेंट कर ली, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई, तभी वो कमर्शियल प्रोडक्शन में चलेगी ना बात। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन लाइन चली तो ज़रूर, लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत कम थी। ठीक है, ओके। आगे कहता है इस दिन अब ये इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया, और इसकी लाइफ के बारे में फरमा रहे हैं जी क्या, कि ये शेल्फ लाइफ, क्या मतलब जो शेल्फ में पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता उसको। ठीक है, मतलब यही होता है कि यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो क्या कहता है? इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, यानी यूजफुल लाइफ ही क्या है जी? यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। ओके, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि आप इसको बेच सकते हैं। शेल्फ का मतलब क्या है? कि आपके घर में शेल्फ पे पड़ा है, वो तो दादाजी वाला भी पड़ा होगा शायद आपके पास, कोई जो है वो किताब या पेन या कुछ ऐसी चीज़। ठीक है, बात समझिए। शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि आप दुकान के शेल्फ में रखी रखे मिसाल के तौर पे तो चीज़ बिकती रहेगी, यानी यूजफुल लाइफ ही को कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे अजीब सा लफ्ज़ यूज़ कर लिया। लाइफ मिल गई, वह काम चलाओ अपना। ओके, इसका मतलब इससे ऑनवर्ड्स, या कम जनवरी से ऑनवर्ड्स आपने 6 महीने क्या करना है? इस इंटेंजिबल को अमोर्टाइज करना है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा पढ़ लें कि क्या क्या खर्चे हुए हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। यार ये दोनों साल का उसने मांगा है, डिस्कशन करो, या सिर्फ 15 का है? सुभान अल्लाह, चलो फिर अच्छी बात है। जी जी, वो तो मैं ज़रूर करता हूँ जो भी करना है, लेकिन मैं तो वैसे कह रहा हूँ डिस्कशन सिर्फ किसकी चाहिए। ठीक है, देखना पड़ेगा ना, डिस्कशन शायद दोनों की फिर भी करनी पड़े, आप छोड़ें इस बात को। यकम जनवरी से एक गड़बड़ और हो रही है। चलो अब ज़रा पढ़ते हैं दोबारा से, ज़रा शुरू से पढ़ते हैं। वो कहता है यकम जुलाई 13 को रिसर्च शुरू हुई थी, यकम जुलाई 14 को डेवलपमेंट में एंटर हो गई, और फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, जिनमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये रिसर्च है, और ये क्या ख्याल है? उलट क्या, सॉरी, ये रिसर्च है और ये डेवलपमेंट। समझ आती है ना, क्योंकि इस अरसे के अंदर क्या चल रही है? येलो लाइन तो रिसर्च इसी यही होगी। ठीक है, ये 30 जून 15 को ईयर एंड हो रहा है, इसी के अंदर ही तो डेवलपमेंट आई थी। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट। अच्छा आगे बढ़े, उसके बाद जनाब कहता है जाकर, ये तरतीब से चलता हूँ, पहले 14 की बात कर रहा हूँ। 30 जून 14 वाले साल में 4 मिलियन का लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट खरीद लिया है। ये लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट तो क्या होता है जी? देखो ये तो आपने एक्सपेंस आउट कर दिया, लेकिन ये 4 क्या है? ये तो है ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और हमारे इंटेंजिबल में इस्तेमाल हो रहा है। लैब इक्विपमेंट जो है होना ही है। ठीक है, अब या तो ये कह दे कि बस इसी इंटेंजिबल को बनाने के लिए इक्विपमेंट आया और फिर फौत हो जाएगा, तो फिर तो हम इसकी सारी कॉस्ट जो है वो इंटेंजिबल में डाल सकते हैं, लाइक पायलट प्लांट। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? स्टार लगा कह रहा है ये यकम जनवरी 14 को हमने खरीदा था और इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है। अब ये इंटेंजिबल तो इन 6 महीनों में तैयार भी हो गया, तो बाद में इक्विपमेंट किसी और काम के लिए, फिर किसी और काम के लिए लैब में पड़ा रहेगा। इक्विपमेंट तुम्हारे पास एक बार खरीदते हैं, फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते ही रहते हैं, जब तक ज़रूरत, जब तक यूजफुल लाइफ उसकी हो, उसकी सारी ज़िंदगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब
मसला ये आ गया कि आपका ये पीपीई जो है इसने तो कहीं पे नहीं जाना आपकी कॉस्ट वगैरह में, ठीक है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन में तो जाना है, ठीक है। तो फिर अब डेप्रिसिएशन के अपने रोले हैं। अगर मैं बात करूं कि यकम, ये मैं डेप्रिसिएशन की यहाँ पे बात करता हूँ, यकम जनवरी 2014 को ये इंटेंजिबल आया है, ठीक है जी। अब इधर देखना ज़रा ध्यान से, ये इंटेंजिबल हमारे पास मौजूद है, कहीं गया नहीं, ये हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस इनटेंजिबल की जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो स्टार्ट हो जाएगी यकम जनवरी 14 को, जब वो आया है पीपीई जब आ जाता है, अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, तो हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। आउटपुट मेथड वाली डेप्रिसिएशन ना हो तो उसके अलावा जो भी है, चाहे स्ट्रेट लाइन है, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस है, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट है, वो कभी भी नहीं रुकती। एसेट वेला भी पड़ा हुआ है तो आपकी डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी। तो डेप्रिसिएशन तो स्टार्ट हो जानी है यकम जनवरी 14 से। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी डेप्रिसिएशन पीएनएल में एक्सपेंस बने और कितनी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बने। तो उसका आंसर है बहुत सादा, जो अरसा बाकी खर्चे एक्सपेंस में जा रहे हैं वो अरसा इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस में जाएगी, और जो अरसा बाकी खर्चे कैपिटलाइज, यानी कि जितने अरसे में इंटेंजिबल में कोई भी कॉस्ट ऐड हुई थी उसी अरसे की बस इस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे हम। गॉट इट? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अरसे की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इस अरसे में भी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और इधर जो है वो इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे हम। ये क्या है जी? इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट। ठीक है जी, ओके। तो यूं ही लिख लेते हैं, एक्सपेंस, ठीक है जी, ओके। चलें जी आगे, सारी बातें तो होती जा रही है, बल्कि मैं तो एंट्रीज करूंगा, बाद में देखूंगा सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है मेरी बला से। ठीक है, चलें आगे। आगे क्या चलें, कहानी तो खत्म ही हो गई, आगे बढ़ो, इधर बस थोड़ी सी रहेगी। ये 12 मिलियन इंटेंजिबल बना है, ट्रेनिंग जो है ये क्या होगी? एक्सपेंस। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन भी क्या है? ये भी कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अब मेरे ख्याल में मैं एंट्रीज करता हूँ, ठीक है, 30 जून 14 की भी और 30 जून 15 की भी। ठीक है, ओके। तो 30 जून 14 की एंट्रीज अगर मैं करूँगा तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8 से, बोलो, और 4 की क्या एंट्री करूँगा? पीपीई डेबिट, लैब इक्विपमेंट कह लो, पीपीई कह लो, ठीक है, डेबिट और कैश क्रेडिट, और साथ ही इसकी डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन नहीं, इसकी डेप्रीसिएशन है, उसकी एंट्री करूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट, और 4 डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12 करके 3 एंट्रीज। ये 3 एंट्रीज डन हो गई। तो ये 2014 की एंट्रीज करें फटाफट। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014। तो एक्सपेंस, रिसर्च एक्सपेंस भी लिख सकते थे, बहरहाल चलो, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना है जी? 8 है, कितना है? 8 ही है, ओके 8। उसके बाद लैब इक्विपमेंट खरीदा, एंट्री क्या करेंगे? लैब इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, पीपीई भी लिख सकते हो, क्या लिखना पसंद करोगे? अध्ययन एक बोल रहा, अध्ययन एक, मेरी आसानी लाभ लो फिर। पीपीई के 3 लफ्ज हैं, पीपीई डेबिट और, अच्छा चलो पीपीई ही है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ, चलो आप लोगों का दिल। लैब इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये पीपीई एसेट रिकॉर्ड, ये कितना? 4। ठीक है, और अब इसको क्या कर दें? डेप्रीशिएट। इसकी क्या आएगी जी? डेप्रीशिएशन।
अब ये 6 महीने की जो डेप्रीसिएशन है ये यकम जनवरी 14 से 30 जून 14 तक की है। तो इस 6 महीने की डेप्शन को कहाँ फेंकना है हमने? पीएनएल में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जब करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय क्या लाइफ थी गिवन सवाल में? 5, और ये यकम जनवरी को आया है तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 बाय 12 कितना आता है जी? पॉइंट। कोई मसला? चल, अब आता है जनाब हमारा अगला साल। ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। अब देखते हैं इसमें क्या हो। तो कहता है 12 रुपये का एक्सपेंस हुआ है और जाहिर है ये CWIP में फेंक देंगे फिलहाल, क्या ख्याल है? इंटेंजिबल CWIP फेंकते रहते हैं और फिर ये यकम जनवरी को एक एंट्री मार लेंगे इंटेंजिबल डेबिट और CWIP, ताकि ज़रा आसानी हो जाए। ठीक है ना? ओके, पार्ट 2 शुरू करना है आपने। चले 30 जून 15 वाले साल की एंट्रीज करेंगे पार्ट 2 में।